अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7, रैंडम नंबर जनरेशन। अच्छा, रैंडम नंबर्स क्या होते हैं? जैसे कि हमें पता होता है कि रैंडम नंबर्स वो होते हैं जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और जो है मतलब कि वो रैंडम होते हैं। रैंडम से मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि रैंडम नंबर्स वही होते हैं जो जिसको हम मतलब कि कोई सीक्वेंस नहीं होती, मतलब किसी कोई आगे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि भाई अगर जैसे कि प्लेट से पूछ के पहला रैंडम नंबर 2 जनरेट हुआ है तो उसके बाद जो है रैंडम नंबर 5 जनरेट होगा या 8 जनरेट होगा, तो मतलब कि उसमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो वो रैंडम नंबर्स होते हैं। अच्छा, रैंडम नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ में होता है यूनिफॉर्मिटी और इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि वो अपने प्रीवियस वाले नंबर पर डिपेंड ना कर रहा हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 2 फिर 5 आ रहा है रैंडम नंबर, फिर 8 आ रहा है, तो मैं जो है मैं अगला प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि भाई 3 दिन के गैप से आ रहा है, तो ये जो आएगा ये डिपेंडेंट हो जाएगा प्रीवियस वाले पे। तो इंडिपेंडेंस होना चाहिए रैंडम नंबर, मतलब कि अगर इसके बाद 13 आ रहा है, ठीक है, तो ये जो क्या ये मतलब कि इंडिपेंडेंट हो गया मतलब प्रीवियस वाले से। और यूनिफॉर्मिटी क्या होती है? यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये है कि जैसे कि अगर मैंने एक सीक्वेंस बनाई है कि भाई 0 से लेके 100 तक के नंबर्स हैं, तो उसके अंदर मैंने सबसेट्स बना दिए। सबसेट्स अगर मैं इसके बनाऊंगा, तो अगर मैंने बोला कि भाई मुझे इसके 10 सबसेट्स बनाने, तो क्या मैं कैसे बनाऊंगा? 0 से 10, 11 से 20, फिर 21 से 30, इस तरीके से 10 सबसेट बन जाएंगे इसके। तो यूनिफॉर्मिटी होती है कि हर सबसेट में से ना इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएँ। ऐसा ना हो कि इधर से इस वाले स्लॉट में से 5 एलिमेंट आ गए, इस वाले स्लॉट में से 2 आ गए, इसमें से 3 आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब स्लॉट्स में से जो ना इक्वल इक्वल नंबर आने चाहिए, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्मिटी। मतलब कि आपके जो रैंडम नंबर्स है ना, उस वो सब सारे सेट्स को यूटिलाइज इक्वली यूटिलाइज कर रहा हो, और जो फिर जो है वो यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी। और इंडिपेंडेंस मैंने बता दिया। अच्छा, रैंडम नंबर्स की जो है ना ये ई ऑफ आर होता है। ई ऑफ आर जो है मतलब अच्छा, रैंडम नंबर एक चीज़ और ये जो होता है ना, ये सीक्वेंस, ये सीक्वेंस जो है ये मतलब कि डिपेंडेंट होना चाहिए प्रीवियस पे। और रैंडम नंबर जो है ना सिर्फ 0 से 1 तक के दरमियान ही होते हैं, मतलब कि ज़ीरो से लेकर के और 1 तक के दरमियान, मतलब कि 0.1, 0.01, इस तरीके से जितने भी होते हैं ना, तो 0 से लेकर 1 तक के दरमियान ही होते हैं रैंडम नंबर। तो ये हमें बताया हुआ भाई एफ ऑफ एक्स जो है वो रैंडम नंबर्स के लिए 1 होगा, 0 टू एक्स और एक्स टू 1, मतलब कि 0 से 1 तक की लिमिट है। उसका ई ऑफ आर निकाल लिया। ई ऑफ आर जो है वो रैंडम नंबर्स का 1/2 होता है, और इस तरीके से इसका वेरियंस निकाल लिया। वेरियंस जो है वो 1/12 होता है रैंडम नंबर्स का। अच्छा, ये यहीं बताया हुआ है कि ये जो है टोटल नंबर्स हैं, जो तो रैंडम नंबर्स गिवन होंगे उसको हम टोटल नंबर्स कहते हैं, और एन जो है वो इंटरवल, तो जी मैंने ये बताया ना, ये इंटरवल होते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, गोल क्या है हमारा इसका पढ़ने का? तो भाई टू प्रोड्यूस अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन 0 to 1। ठीक है, वही बात, ये भाई प्रोड्यूस करना है 0 to 1 दैट सिमुलेट्स और इमिटेट्स द आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ रैंडम नंबर्स। हमें हमारे चैप्टर पढ़ने का मतलब जो गोल है वो ये है कि भाई हम ट्रू रैंडम नंबर्स को जनरेट करें, जो कि दैट इमिटेट्स द आइडियल प्रॉपर्टीज़। आइडियल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है? कि जो ट्रू रैंडम नंबर्स होते हैं ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ को मैच कर रहा हूँ। अच्छा, इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन क्या है भाई? फास्ट होने चाहिए, पोर्टेबल चाहिए, हैव सफिशिएंट लॉन्ग साइकिल होना चाहिए, मतलब कि ऐसा ना हो कि बार बार वो रिपीट हो रहे हो। एप्लीकेबल चाहिए, यूनिफॉर्मिटी और इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, जो ये मैंने यहाँ बताया। ठीक है भाई। अच्छा, अब टेक्निक्स क्या है इनकी? जो है ना इस रैंडम नंबर जनरेशन की 3 टेक्निक्स हैं हमारे पास। एक एलसीएम है, एक सीएलसीजी है, और एक रैंडम नंबर स्ट्रीम्स है। तो जो हमने इन डेप्थ पढ़ी हैं वो ये 2 टेक्निक्स पढ़ी हैं। ये वाली जो है वो बुक में है, लेकिन हमने इतनी इन डेप्थ नहीं पढ़ी। तो ये 2 जो टेक्निक्स हैं, इसको जो है मैं अभी आगे ब्रीफली डिफाइन करता हूँ। टेक्निक्स में भाई सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लीनियर कॉन्ग्रेंशियल मेथड। लीनियर कॉन्ग्रेंशियल मेथड, इसको हम एलसीएम भी कहते हैं। अच्छा, इसका जो है ना ये फॉर्मूला है एक्स आई निकालने का, मतलब कि ये एक मल्टीप्लायर गिवन होगा, एक एक्स नॉट गिवन होगा, ठीक है, और उसके बाद एक कांस्टेंट गिवन होगा और एक एम गिवन होगा। ये 3 चीज़ें गिवन होंगी, उससे हम अपने जो है एक्स आई निकालते रहेंगे। अच्छा, वो एक्स आई निकालने के बाद हम उसको उस एक्स आई को अपने एम से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास रैंडम नंबर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है लीनियर कॉन्ग्रेंशियल मेथड में। अंदर ये 2 फार्मूले हैं बस, ठीक है, ये वाला और ये वाला, जिससे हम अपने रैंडम नंबर्स निकाल रहे होंगे। अच्छा, अब इसके अंदर एक जो है रैंडम, इसके लीनियर कॉन्ग्रेंशियल के अंदर ना 2 चीज़ें हैं। ये मतलब कि ये जो है, अगर जो है हमें सी जो है ना 0 के बराबर गिवन होगा ना, तो उसको हम मल्टीप्लिकेटिव कॉन्ग्रेंशियल मेथड कहते हैं। अगर हमें सी 0 नॉट इक्वल टू 0 होगा ना, मतलब कि सी ग्रेटर देन या लेस देन 0 होगा, तो उसको हम कहते हैं मिक्स कॉन्ग्रेंशियल मेथड। बस ये याद कर लो, मतलब लीनियर कॉन्ग्रेंशियल मेथड की ना 2 प्रॉपर्टीज समझ लो, जिसके अंदर अगर सी 0 होगा तो उसको हम मल्टीप्लिकेटिव कहेंगे, और अगर सी नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उसको हम मिक्स कॉन्ग्रेंशियल मेथड कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं। भाई हमें एक एक्स नॉट गिवन है, ए गिवन है, सी गिवन है और एम गिवन है। ये हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया प्रीवियस वाला। ठीक है, इससे हमने निकाल लिया अपना x1 निकाल लिया, 17 रखा ए की जगह पे। ठीक है, एक्स नॉट 27 रखा, 43 सी की जगह रखा, एम की जगह 100 रखा, रैंडम x1 निकाल लिया। फिर अब जब फॉर्मूला चेंज हुआ तो ये क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा, और यहाँ पे हम फिर x1 रख लेंगे। तो ये मतलब हमने जो ये निकाला, इस तरीके से हमने सारे वो निकाल लिए। उसके बाद जो आंसर आता है उसको 100 से डिवाइड कर देगा ये वाले फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, तो इसके थ्रू हमने क्या निकाल लिया? हमने अपने आर निकाल लिया, मतलब रैंडम नंबर्स। ये हैं हमारे रैंडम नंबर्स। ठीक है, तो ये देखो 0 से 1 के दरमियान ही होंगे। अच्छा, अब देखो ये जो है ना रिपीट, ये जो है इसकी लाइफ साइकिल जो है कहाँ से रिपीट होना शुरू हो गई? 1 2 3 4 5 पे दोबारा, x5 पे दोबारा रिपीट होना शुरू होगा। अगर मैं इसका x6 निकालूंगा तो देखना 77 ही आएगा। अगर 17 × 2 + 43
मॉड ऑफ 100, ठीक है। तो अगर मैं इसका वो करता हूँ रैंडम, तो देखना ये जो है वो 77 आएगा। 17 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 43, सही है। 77 अगर डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो जो है वो यही आया 77, ठीक है। तो हमें पता चल गया भाई, देखो अब ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इसकी जो लाइफ साइकिल है वो अगर हम यहाँ से देख के बताएं तो भाई इसकी लाइफ साइकिल कितनी है, मतलब 5 के बाद ही रिपीट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैक्सिमम डेंसिटी होनी चाहिए। अब गुड जनरेटर की मैक्सिमम डेंसिटी होनी चाहिए, मैक्सिमम पीरियड होनी चाहिए। जैसे कि ये 5 पे रिपीट हो गया तो हमारे पास 5 पे रिपीट ना हो, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो है मोस्ट डिजिटल कंप्यूटर यूज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। ये तो हम जो है वो इंटीजर के फॉर्म में निकाल रहे हैं ना, मतलब कि ये इंटीजर, मतलब इंटीजर वो पॉइंट्स की फॉर्म में निकालना है, लेकिन जो कंप्यूटर यूज़ करता है ना वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यूज़ करता है। अच्छा, अब जो है लॉन्गेस्ट लीनियर कॉन्ग्रेशन मेथड के जो है ना 3 केसेस हैं जिसके थ्रू हम अपना लॉन्गेस्ट पीरियड निकालते हैं, ठीक है। केस 1 है, केस 2 है और केस 3 है। केस 1 में क्या है कि भाई अगर हमें एम पावर जो एम जो है ना वो 2 की पावर में गिवन हो और सी नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर एम जो है हमें 2 की पावर में गिवन हो, सही है, एम की वैल्यू 2 की पावर में गिवन हो और सी नॉट इक्वल टू 0 हो ना, तो उसका हम पीरियड इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम उसका पीरियड निकाल लेंगे, मतलब इस पीरियड के बाद जो है वो अपने नंबर्स रिपीट करेगा, ठीक है। और इस वाले फॉर्मूले के थ्रू हम उसके अंदर से के या ए निकाल सकते हैं। अगर के या ए गिवन नहीं होगा तो हम इस वाले फॉर्मूले से के या ए निकाल लेंगे और इस वाले फॉर्मूले से हम अपना लॉन्गेस्ट पीरियड निकाल लेंगे, पी इज इक्वल टू लॉन्गेस्ट पीरियड, ठीक है। केस 1 समझ आ गया, नॉट इक्वल टू 0। केस 3 के अंदर भी सेम है भाई, अगर एम की पावर 2 भी एम जो है वो 2 की पावर में गिवन हो और सी जो है वो इक्वल टू 0, इसमें नॉट इक्वल टू 0 तो इसमें इक्वल टू 0। अगर ऐसा होगा तो हम अपना जो लॉन्गेस्ट पीरियड है वो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, मतलब एम डिवाइडेड बाई 4 के फॉर्मूले से निकाल लेंगे। और उसके अंदर जो के है या ए है वो इस वाले फॉर्मूले से या इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अगर इस वाले फॉर्मूले से नहीं आ रहा हो तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, मतलब कि 3 और 5 का ही डिफरेंस है, ठीक है। तो इन दोनों से निकाल सकते हैं। अच्छा, तीसरा केस क्या है भाई, फॉर एम अ प्राइम नंबर, प्राइम अगर जो है हमें सी 0 गिवन है, ठीक है, और एम जो है वो प्राइम नंबर है, सी 0 है और एम जो है वो प्राइम नंबर है, तो जो है उसका हम लॉन्गेस्ट पीरियड इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और उसके अंदर जो है के जो है वो इस वाले फॉर्मूले से और ए मतलब इन दोनों से निकाल सकते हैं। अच्छा, अब एग्जाम्पल पे आए थे। एग्जाम्पल क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू 3, एम इज इक्वल टू 2 की पावर 6, ठीक है। एम इज इक्वल टू 2 की पावर 6 से आप देख के आपको अंदाजा हो गया कि भाई ये केस 1 या केस 2 होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे उसने सी इज इक्वल टू 0 लिखा ना तो आपको अंदाजा हो गया कि भाई केस 2 है ये, ठीक है, केस 2 है और उसने एक्स नॉट गिवन। अच्छा, केस 2 के अंदर एक सीन और है कि इसके अंदर जो ना एक्स नॉट इज ऑड, एक्स नॉट जो है हमेशा ऑड नंबर्स पे निकलेगा, ठीक है, मतलब कि इवन नंबर्स पे नहीं निकलेगा, ऑड नंबर्स पे निकलेगा। अच्छा, तो भाई हमने क्या करा, एक्स नॉट इक्वल्स टू 1 2 3 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर हम ऑड नंबर्स पे निकालेंगे, 1 पे निकालेंगे और 3 पे निकालेंगे, 2 और 4 पे हमारा आंसर सही नहीं आएगा। तो हमने क्या करा भाई, एम डिवाइड बाई 4, 64 अपॉन 4 करा 16 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया 16, लॉन्गेस्ट पीरियड में निकाल लिया। अब हम इसमें से के निकाल रहे हैं क्योंकि हमें ए तो गिवन था, के निकाल रहे हैं। के निकाला भाई, ए इज इक्वल्स टू 3 प्लस 8 के, ए की जगह 13 रखा, 3 रखा, 8 रखा, के ऐसे रखा। तो अब देखो ये पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। अगर के जो है ना हमारा पॉइंट में नहीं आना चाहिए, अगर के हमारा पॉइंट में आ रहा है इसका मतलब ये कि भाई ये वेरीफाइड नहीं हुआ, ये नॉट वेरीफाइड है। हमारा के जो है वो पॉइंट में नहीं आना चाहिए क्योंकि के हमने यहाँ बोल दिया कि भाई ये 0 1 2 3 की फॉर्म में होगा, ठीक है। फिर हम इसके अंदर दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे 5 प्लस 8 के से, ठीक है। तो ये इस तरीके से कर लिया हमने। अच्छा, तो इसके अंदर ये है कि अगर इस वाले फॉर्मूले से नहीं हो रहा था तो हमने इस वाले फॉर्मूले पे गए, वरना इस वाले फॉर्मूले से अगर हो जाता तो हम बोल देते कि भाई ठीक है। अगर दोनों से नहीं हो रहा हो तो हम बोल देंगे कि भाई ये जो है आपके पास वेरीफाइड नहीं है, मतलब ए के अंदर कोई मसला है या कुछ भी लिख देंगे नॉट वेरीफाइड। अच्छा, दूसरी एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, इसके अंदर ए गिवन है, सी गिवन है और एम गिवन है, ठीक है। एम हमने 256 गिवन था तो उसको हमने 2 की पावर में बना लिया और सी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 था, ठीक है। तो अब हमने क्या देख लिया भाई, यही वाला केस है, ये वाला केस नहीं है, ये वाला केस है, ठीक है। सी नॉट इक्वल टू 0 तो ये वाला केस हो गया, ठीक है। तो हमने पी जो अपना वो निकाल लिया था लॉन्गेस्ट पीरियड हमने इससे निकाल लिया, 256 बिट आ गया, ठीक है। नाउ अब ए तो हमें गिवन था, हमने के निकाल लिया, तो भाई ये जो है नॉट वेरीफाइड आ गया। तो मतलब ये कि इसके अंदर ए जो है वो उसके अंदर कोई मसला है और ये जो हमारा लॉन्गेस्ट पीरियड जो है वो वेरीफाई नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा भाई, अब एक मेथड हो गया, अब दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड में क्या, कंबाइंड लीनियर कॉम्बिनेशन जनरेटर। इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर जो है ना हमारे पास ये एक और मेथड है रैंडम नंबर जनरेशन के लिए। इसके अंदर क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है, एक ये फॉर्मूला होता है और इससे निकलता है लॉन्गेस्ट पीरियड। जैसे इसके लॉन्गेस्ट पीरियड निकालने के 3 केसेस थे ना, केस 1 केस 2 केस 3, इसका लॉन्गेस्ट पीरियड निकालने के लिए सिर्फ यही वाला केस है, मतलब यही फॉर्मूला है, इससे निकल जाएगा। अच्छा, इसके अंदर देखो एक्स आई जो है वो ऑलरेडी डिपेंडेंट कर रहा है जे के ऊपर, तो जे क्या हमारा प्रीवियस वाला आई होगा, मतलब कि इसके अंदर जो है ना ये वाला फॉर्मूला भी लग रहा होगा और ये वाला फॉर्मूला भी लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल देख लेना। एग्जाम्पल में क्या है भाई, इसमें जो ना हमें मल्टीपल एम गिवन होते हैं, जैसे कि देखो ना यहाँ पे M1 की बात भी हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हम इसमें समझ में आ रहा है कि भाई इसमें जो है ना मल्टीपल एम गिवन होते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में आए थे, के हमें 2 गिवन है, M1 हमें ये गिवन है, A1 जो हमें ये गिवन है, M2 हमें ये गिवन है, A2 हमें ये गिवन है, ठीक है। जब मल्टीपल एम और मल्टीपल ए आ जाए तो समझ जाएगा कि जो है ना ये जो है
CG की बात हो रही है, क्योंकि इसके अंदर देखो समीशन भी है। अगर हम इस वाले फॉर्मूले में देखें तो इसमें कहीं समीशन वगैरह नहीं थी, ठीक है। तो हमें समझ में आ जाएगा कि भाई जब मल्टीपल m या मल्टीपल a गिवन होगा तो हमें ये CLGC लगाना है। तो भाई सबसे पहले हमने क्या करा, x1i प्लस j ये वाला फॉर्मूला लगा के हमने क्या करा, दो रैंडम नंबर्स निकाल लिए, क्योंकि हमें 2m और 2k गिवन थे ना। हमने पहले क्या किया, x1 x2 करके, x1 के अंदर जो है वो a xi हमें गिवन नहीं था ना, मतलब कि अगर यहाँ पे हमें x0 भी गिवन होता है, x02 और x02 भी गिवन होता, ठीक है, तो हम जो है वो यहाँ पे रख के निकाल लेते। लेकिन अभी हमें xi गिवन नहीं, तो हमने यहाँ पे xi रख दिया। तो x1 के लिए a1 रखा और m1 रखा, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। उसके बाद हमने x2 के अंदर भी सेम सीन किया, a2 रखा और m2 रखा, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब ये दोनों इक्वेशन बन गई ना, तो इसके बाद हमने क्या करा, इस वाले फॉर्मूले के अंदर हमने अपनी ये वाली इक्वेशन पुट करी। तो इसके अंदर जो है मॉड बाद की वैल्यू नहीं लेते ना, क्योंकि बाद की वैल्यू जो है हमने वो इसके अब इस वाले फॉर्मूले हिसाब से इसको रखेंगे भाई, समीशन ऑफ -1 j-1। अब j-1 के लिए पहला स्टेप है, तो क्या होगा भाई, x1 है ना, तो भाई 1 रख दिया, 1 माइनस ऑफ ये 1 जो है इस वाले 1 आ गया, ये 1 -1 का आ गया फॉर्मूले का, ठीक है। उसके बाद xij क्या है, x1j, तो x1j के लिए ये वाले टर्म रख दिया हमने, प्लस समीशन की वजह से प्लस आ गया, फिर सेकंड टर्म रख दी, ठीक है, -1 फॉर्मूले का, फिर ये जो जे था ये 2 आ गया, उसके बाद -1 फॉर्मूले का और दूसरी टर्म रख दी ये वाली, ठीक है। इसके बाद मॉड ले लिया। अच्छा, अब ये जो है ये क्या हो गया, हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अगर यहाँ पे x0 हमें गिवन होता तो हम इसको सॉल्व कर लेते, अपना सॉल्व हो जाता आराम से ये। अच्छा, अब जो है इसके अंदर हमें जब xi की वैल्यू गिवन है ना, तो अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या बोला हुआ है कि भाई अगर xi जो है वो इक्वल्स टू 0 होगा, पहले इक्वल्स टू 0 देख लो। अगर इक्वल्स टू 0 होगा ना, तो क्या करोगे, जो m1 गिवन है ना, यहाँ पे m1 गिवन जो है, m1 जो गिवन है, इसी को आप 1 से माइनस करके अपॉन m1 करोगे ना, तो जो है आपके पास रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। तो हमने ये करा, देखो xi इज इक्वल्स टू m1, ठीक है, ये m1 है पूरा, m1 -1, बल्कि m1 देखो 563 था या 562, मतलब m1 -1 करा और डिवाइडेड बाय m कर दिया, तो इससे जो है कि हमारा रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और xi अगर नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि अगर xi ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, xj+1, j+1 का मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पर आ रही होगी ना वैल्यू, उसको रखेंगे अपॉन में m1 रखेंगे, ठीक है। मतलब कि जो भी इसका आंसर हो रहा होगा ना, अगर नॉट इक्वल टू 0 हो रहा होगा, तो जो है हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे, उसके बाद अपॉन में m1 रख देंगे, m1 ये रहा, ठीक है। तो उससे जो रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा, तो वो जो हमारा रैंडम नंबर होगा। अच्छा, इसका जो लॉन्गेस्ट पीरियड निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, m1 -1 m2 -1 और यहाँ तक चलता रहेगा। मतलब m1 जो था हमारा वो क्या था, 563 था, तो हमने 562 ले लिया -1 की वजह से। और m2 जो था हमारा क्या था, m2 जो है हमारा वो है 399, ठीक है, 399 था, तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे 398 ले लिया, और इसको अपॉन में 2 की पावर k-1, k कितने हैं, मतलब 2 ही है ना, क्योंकि 2 है, 1 2, मतलब m भी 2 गिवन है, k भी 2 गिवन है, तो यहाँ पे 2 में माइनस, तो इसको हमने अप्रॉक्स निकाल लिया, तो वो ये आ गया, ठीक है। अब दो जो टेक्निक्स थी, ये दो टेक्निक्स हमने कर ली। रैंडम नंबर स्ट्रीम जो है वो हमें इतना डेप्थ पढ़ाया नहीं है, तो मुझे आता नहीं है, अगर किसी को आता है तो वो बता दे, ठीक है। अच्छा भाई, अब भाई ये तो हमने कर लिया रैंडम नंबर जनरेशन। अब रैंडम नंबर की टेस्टिंग भी होती है। अब टेस्टिंग भी जो है वो दो टाइप्स हैं टेस्टिंग की, एक फ्रीक्वेंसी टेस्ट है और एक ऑटो कोरिलेशन टेस्ट है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कोरिलेशन के अंदर भी जो है ना दो टाइप्स हैं, एक CHI स्क्वायर टेस्ट है और एक कॉलमोग्राफ सिमरन टेस्ट। नाम नहीं आता, खैर इसका काम देख लेते हैं, काम आसान है। अच्छा भाई, टेस्ट करने के लिए ना ये तो हो गए टाइप्स, मतलब कि टाइप्स हैं इन तरीक़ों से, मतलब 1 2 और 3, इन 3 तरीक़ों से हम जो है टेस्ट कर सकते हैं। और जो है कैटेगरीज जो है वो हमें चेक करनी जो होती हैं, वो यूनिफॉर्मिटी और इंडिपेंडेंस ही चेक होती है, जो कि सबसे पहले मैंने बताया कि भाई यूनिफॉर्मिटी और इंडिपेंडेंस होना चाहिए किसी भी रैंडम नंबर की। तो ये जो है दो कैटेगरीज हैं भाई, ठीक है। और ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है कि भाई कितना अच्छा मतलब कि रैंडम नंबर जनरेट हुआ है। तो हम सबसे पहले जो है वो कॉलमोग्राफ टेस्ट की बात कर लेते हैं। कॉलमोग्राफ टेस्ट में क्या होता है, जो भी हमें अच्छा, कॉलमोग्राफ टेस्ट और CHI टेस्ट के अंदर फ़र्क क्या है कि भाई इसके अंदर जो ना हमें जो रैंडम नंबर्स गिवन होंगे ना, वो 50 से लेस होंगे, लेस देन 50 होंगे, ठीक है। तो वो जो है कॉलमोग्राफ टेस्ट होगा, CHI टेस्ट में होगा मोर देन 50 गिवन होंगे रैंडम नंबर्स जो है, ठीक है। तो भाई हम इससे पता लगा लेंगे भाई ये वाला है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले क्या करना है कि भाई सबसे पहले जो है ना, ये हमें सवाल गिवन है, डायरेक्ट सवाल में समझाता हूँ तो ये आसानी समझ में आ जाएगा। सवाल गिवन है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो 5 रैंडम नंबर दिए हैं, तो हमने क्या करा, इन सारे रैंडम नंबर्स को पहले अरेंज करके इस फॉर्म में लिख लिया असेंडिंग ऑर्डर में, 0.05 0.14 44 8193, ठीक है। सबसे पहले निकाल लिया। अब उसके बाद जो ना जो सेकंड स्टेप में लिखा है वो लिखा हुआ है I/n करना है। अब आई क्या है, आई हमने यहाँ पे नंबर से लिया 1 2 3 4 5, I/n, n कितना गिवन है, मतलब n अगर नहीं भी गिवन होगा तो हम यहाँ से अंदाजा लगा लेंगे कि जितने नंबर होंगे वो n कहलाता है, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जो कि मैंने सबसे पहले बताई थी। टोटल नंबर जो होती है वो हमारा कैपिटल N होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बता दिया भाई 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, तो इससे हमारा I/n आ गया। उसके बाद I/n माइनस आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो आता जाएगा वो लेते जाएंगे, जो नेगेटिव वैल्यू आएगी वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक करके दिखाऊँ 0.15 -0.2, ठीक है, सॉरी
0.2 माइनस 0.05, ठीक है। तो क्या आ गया ये 0.15 लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसका करके दिखाता हूँ तो क्या आएगा, जैसे कि 0.8 माइनस 0.81, ठीक है। तो ये नेगेटिव में आ गया ना, तो ये नहीं लिखेंगे, जो पॉजिटिव वाली वैल्यूज आएंगे वो लिख लेंगे, ठीक है। ये सारा लिख लिया। अब उसके बाद क्या करा, आर आई माइनस वन अपॉन एन। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करा हमने, आर आई किया था हमारा, अगर लेट्स सपोज मैं पहला वाला सॉल्व करूँ तो 0.05, ठीक है, माइनस उसके बाद क्या है आई हम फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं, उसके बाद क्या है -1, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, खैर अच्छा। और डिवाइड बाय एन क्या है हमारा 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/20 वैसे 0.05 आ गया। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा वाला सॉल्व करूँ तो दूसरा वाला क्या है 0.14, ठीक है, आर आई रख दिया। उसके बाद क्या है I-1, आई क्या है सेकंड स्टेप पे हम I-1 डिवाइडेड बाय एन इज टू 5। तो ये देखो माइनस में आ रहा था तो माइनस वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे, प्लस वाली वैल्यू सारी लिख देंगे। अच्छा, अब ये सब करने के बाद इसमें से जो ना जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको हम डी प्लस कहते हैं, और इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी उसको हम डी माइनस कहेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 0.26 है, तो हमने डी प्लस लिख दिया 0.26। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 0.21, तो हमने लिख दिया डी माइनस, ठीक है, ये लिख दिया। अब इन दोनों में जो सबसे बड़ी जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगी ना उसको लिख देंगे हम डी। अब ये आ गया डी इज टू 0.26। अब यहाँ तक हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ से ये डी अल्फा की वैल्यू जो है टेबल में गिवन, या तो यहाँ पे गिवन होगी, ठीक है, अल्फा की वैल्यू गिवन होगी, या फिर अगर अल्फा की वैल्यू गिवन होगी तो हम टेबल से जो है वो डी अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, डी अल्फा की वैल्यू मैंने टेबल से देख के निकाली तो 0.565 थी, ठीक है। तो 0.565, अगर ये वाली वैल्यू छोटी है और ये वाली वैल्यू बड़ी है तो जो है हमारा जो है वो रैंडम नंबर सही है। अगर ये वाली वैल्यू छोटी है और ये वाली वैल्यू बड़ी आ गई तो उसका मतलब ये कि भाई हमारे जो रैंडम नंबर्स हैं वो सही नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये टेस्ट पास, अभी ये जो है ये टेस्ट पास हो गया है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया कॉलम, ठीक है, ये आसान था, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। सिर्फ ये कॉलम बनाने, डी प्लस निकालना है, डी माइनस निकालना है, और इससे इन दोनों से कंपेयर करके डी मैक्स निकालना है, और उन दोनों के बाद इस वाली वैल्यू को और टी वाली वैल्यू को कंपेयर कर लेना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ बना हुआ है। अब ये ग्राफ किस तरीके से बना है भाई, यहाँ पे जो ना ये मैंने अपने सामने के लिए लिखा है, ये जो है बुक में नहीं था। तो यहाँ पे जो ना जो हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे वो हम आर ऑफ आई प्लॉट कर रहे होंगे, और वाई एक्सिस पे जो प्लॉट करेंगे ना वो हम इन दोनों को प्लस करके प्लॉट कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने लिख भी दिया यहाँ पे आसानी के लिए। भाई देखो सबसे पहले क्या हुआ, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ सबसे पहला रैंडम नंबर कौन सा है 0.05 पे आया, तो 0.05 यहाँ पे होगा, यहाँ पे रैंडम नंबर आया। अब वाई एक्सिस पे मैंने क्या बोला, इन दोनों को प्लस करेंगे, तो भाई सबसे पहला इसको और इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.15 प्लस 0.05, ठीक है। तो ये कहाँ तक जाएगा 0.2 तक जाएगा, तो देखो 0.2 तक गया। फिर उसके बाद यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर दूसरा नंबर कब आया 0.14 पे आया, तो 0.14 जो है यहाँ पर आएगा कहीं पे, ठीक है, 0.14 पे 0.14 पे आया। फिर इसी तरीके से हमने जो है अब इन दोनों को ऐड किया, अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो 0.26 ही ऊपर जाएगा, तो 0.26 ऊपर चला गया। इस तरीके से सारे ये मैंने निकाल लिए, ठीक है। तो ये हमने इसका ग्राफ बना लिया इन रैंडम नंबर्स का। अच्छा, अब आए थे CHI स्क्वायर मेथड पे। अब CHI स्क्वायर मेथड के अंदर भी जो ना इसी तरीके से कुछ होता है, लेकिन इसके अंदर बहुत आसान है। इसके अंदर क्या करना है भाई, जो हमें रैंडम नंबर्स गिवन होंगे ना, ठीक है, इसका सवाल मैं निकालता हूँ 1 मिनट। अच्छा भाई, सी आई टेस्ट की बात करें तो देखो ये एन जो है ना टोटल नंबर। भाई अब चलते हैं सवाल की तरफ, ठीक है। तो सवाल के अंदर क्या है, हमें ई ऑफ आई एन कैपिटल एन अपॉन एन, ठीक है। अब ये एन कहाँ से आएगा, ये स्मॉल एन कहाँ से आएगा, ये बताता हूँ। देखो भाई यहाँ पे जो है ना हमें जो नंबर्स गिवन है ना, नंबर्स कितने गिवन है देखो, नंबर्स गिन लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 100 नंबर्स गिवन है हमें, तो कैपिटल एन कितना हो गया हमारा 100 हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं स्मॉल एन की बात करूँ तो स्मॉल एन यहाँ पे गिवन भी है 10, ठीक है। और जो है अगर ये नहीं भी गिवन तो हम यहाँ से अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई 0 से लेकर 0.1, 0.1 से 0.2, 0.2 से 0.3, इस तरीके से 10 इंटरवल्स गिने तो हमारे पास स्मॉल जो है वो एन आ जाएगा। तो मतलब हमने ई ऑफ आई जो है इस वाले फॉर्मूले से निकाल लिया, कैपिटल एन 100, स्मॉल एन 10, ठीक है 10। अच्छा, ये इंटरवल्स अगर मैं यहाँ लिख लेता हूँ तो यहाँ इस तरह से लिखेंगे ना 0, 0.1, 0.1, 0.2 ये इंक्लूडेड होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो इंक्लूडेड का साइन होता है, और राउंड ब्रैकेट जो नॉट इंक्लूडेड साइन होता है। तो 0.2 से लेके 0.3, ठीक है, 0.4 से 0.3 से लेके 0.4, इस तरीके से सारे निकल जाएंगे। अच्छा, तो हमने ई ऑफ आई जो यहाँ निकाला है वो उसको यहाँ पे रख लिया 10 10 10, और इंटरवल लिख लिया 1 से लेके 10 तक, ठीक है। अब ये ओ ऑफ आई कैसे निकाला, अब ओ ऑफ आई की मैं अगर बात करूँ तो भाई ये फर्स्ट इंटरवल है ना। अब फर्स्ट इंटरवल में देखेंगे कि जितने नंबर्स मौजूद होंगे ना इसके अंदर, इस टेबल के अंदर हमारे पास, ठीक है, तो वो हमारे क्या हो जाएगा ओ ऑफ आई की ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं पहली वाली वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। तो भाई पहली वाली वैल्यू के अंदर हमने उसने बोला कि भाई 0 से लेकर के 0.1 तक के जितने नंबर है ना वो काउंट करके लिख दो। तो अगर यहाँ पे देखूँ मैं 0 से लेकर 0.1 तक के नंबर्स में कौन कौन से नंबर आएंगे, ठीक है, पहला नंबर ये आ गया 0.02, ठीक है। फिर दूसरा नंबर ये आ गया, 2 नंबर होगा 3, तीसरा ये हो गया 4, 5, 6, और उसके बाद 7,
ठीक है। खैर एक नंबर मैंने कोई मिस कर दिया, तो ये 8 नंबर आ गए होंगे। ठीक है, 8 नंबर आ गए। तो मैंने क्या करा यहाँ पे 0 पॉइंट OI में, मतलब फर्स्ट इंटरवल के अंदर जो है, इस वाले फर्स्ट इंटरवल के अंदर 8 नंबर मौजूद थे। सही, इसी के तरह मैंने 0.1 से लेकर 0.2 तक के नंबर निकाल लिए। तो ये सारे नंबर्स निकाल लिए। अब ये नंबर्स निकालने के बाद हमने क्या करा, O में से E को माइनस किया। ठीक है, O में से E को माइनस किया, तो जो है ये माइनस वाले, कुछ माइनस वाली वैल्यू आ गई, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ गई। ठीक है, ये निकालने के बाद हमने क्या करा, इसका स्क्वायर कर लिया, ये आंसर आ गया। उसके बाद जो है ये जो वैल्यू थी इसको हमने E से डिवाइड कर लिया, तो उससे हमारे रैंडम नंबर्स जो है वो जनरेट हो गए। ठीक है, तो हमने ये प्लस कर लिया, बस सिंपल, ये CHI मेथड कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम ऑटो कोरिलेशन की मेथड के ऊपर। अब ऑटो कोरिलेशन मेथड भी बहुत सिंपल है। इसके अंदर भी जो है ना, हमें इसके अंदर जैसे कि टेस्ट ये वाले, इसके अंदर जो है वो गिवन थे ना फॉर्मूले, जैसे CLCG में फॉर्मूले के, इसके अंदर भी जो है ना कुछ फॉर्मूले हैं, उसके थ्रू हम लोग सारा काम करेंगे। 1, 2 और ये 3 फॉर्मूले हैं, इसके थ्रू हम सारा काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट चलते हैं सवाल के ऊपर। अब इसके अंदर जो है ना, अच्छा इसको पहचानने का तरीका ये है कि भाई इसके अंदर जो है ना कोई नंबर नहीं, इसके अंदर हमें 3, 8, 13 इस तरीके से वैल्यूज़ गिवन होंगी कि भाई इन वैल्यूज़ के ऊपर निकालो। ठीक है, तो हमें अल्फ़ा गिवन है। ठीक है, ये अल्फ़ा जो है हमें टेबल देखने के लिए काम आएगा, और इसका जो है सॉल्यूशन में कोई काम नहीं है। I है, 5 है, N=30 गिवन है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करा, अपना m निकाल लिया। अब m निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, शायद यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ से देख लो, I + m+1 स्मॉल m कैपिटल। ठीक है, अब हमें m गिवन था, स्मॉल m गिवन था, n गिवन था और I गिवन था, तो हमने इससे क्या करा, अपना m निकाल लिया। ठीक है, तो ये जो है m आ गया। अब उसके बाद क्या करा, हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया PIM वाला। अच्छा, ये भी ये फॉर्मूला किस तरह लगाया, PIM 1 + 4/4 + 1। ठीक है, 4 + 1। उसके बाद क्या किया, अब ये लिखा हुआ है सबमिशन। अब सबमिशन को हटाकर में हटाते हैं, तो उसके बाद हमें कितनी वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी, 4 वैल्यूज है ना। M4 आया, तो इसका मतलब ये कि हम 4 दफ़ा 4 वैल्यूज़ को एडिशन करेंगे, मतलब ये 0 से लेके m तक जा रहा है, तो मतलब 4 वैल्यूज जो है इसके अंदर ऐड होंगी। हमने क्या करा, R। अब देखो I कितना है, I सबसे पहले हमने क्या रखा, I जो हमने रखा 3 रखा, क्योंकि हमें I 3 गिवन था। ठीक है, उसके बाद प्लस K अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट राउंड है, K 0 से लेके m तक जा रहा है, तो क्या भाई K 0 हो जाएगा उस टाइम पे, और क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है m के साथ, स्मॉल m के साथ, तो स्मॉल m हमारा 5 गिवन है, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करा, I जो है वो 3 रखा, प्लस K 0 रखा, क्योंकि फर्स्ट राउंड चल रहा है अभी, और उसके बाद +1 और मल्टीप्लाई बाय 5 क्या है, m है। ठीक है, ये अब हो गई पहली मतलब कि फर्स्ट हो गई। अब 4 तक जाना ना, मतलब ये समझ लो 0 हो गया, फिर ये 1 के लिए, फिर ये 2 के लिए, फिर ये 3 के लिए, और ये 4 के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, I वही 3 रखा, प्लस K, अब K क्या हो गया, K1 हो गया, प्लस K1 हो गया, और उसके बाद m जो है वो 5 हो गया। ठीक है, m जो है 5 गया। उसके बाद हमने यहाँ पे आया, तो वहाँ पे क्या करा, 3 I के साथ 3 रखा, K 1 फॉर्मूले का, और 5। इस तरीके से हमने पूरे उसके अंदर वैल्यूज़ रख ली। तो भाई हमारे पास जो इसका आंसर बना ना, वो ये बन गया। ठीक है, 1 + 4 + 1 5 रहा। उसके बाद इसको सॉल्व करा तो R3 बन गया, इसको सॉल्व करा R8 बन गया, इसको सॉल्व करा R8, इसको सॉल्व करा R13। इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज लिख ली। ठीक है, और ये -0.25 जो है ये फॉर्मूले का है। ठीक है, अब ये करने के बाद इसका मैं सवाल दिखाता हूँ, इसको सॉल्व किस तरह करा। हाँ, तो भाई ये इसका जो है वो क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहली वैल्यू कौन सी आई, R3 और R8 आई ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो R3 हमने यहाँ पे लिखी। R3 क्या है भाई, 0 0 1 1 2 3, R3 ये वाली वैल्यू है। ठीक है, और R8 कौन सी है, 4 5 6 7 8, R8 ये वाली वैल्यू 0.28। तो हमने क्या करा, 0.23 मल्टीप्लाई 0.28। ठीक है, इस तरीके से हमने सबकी वैल्यूज रख ली इस टेबल में से देख के। ठीक है, ये जो है सवाल गिवन है। सही है, उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पास सवाल में पुट करके PIM आ गया हमारे पास, PIM हमने निकाल लिया। अब इसका पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है। ठीक है, PIM आ गया। PIM आने के बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने निकाल लिया 5/PM। ठीक है, ये कैपिटल M है और बस कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपल हमने यहाँ रखा अपना P(m) से हमने 0.28 निकाल लिया। अच्छा, अब ये निकालने के बाद हमने क्या करा, Z0 निकाल लिया। अब Z0 जो है वो PIM/5/PIM है। ठीक है, तो हमने इससे निकाल लिया। अब ये आ गया हमारे पास -1.519। ठीक है, अच्छा, अब ये आ गया, और हमें अल्फा कितना गिवन है, 0.05 गिवन है। तो भाई अब इसको चेक करने का तरीका ये है कि भाई सही है, रैंडम नंबर है या नहीं है। तो यहाँ पे हम यूँ करते हैं, ठीक है, और ये यूँ करते हैं, और 1.519 मतलब जो भी वैल्यू आएगी ना उसको प्लस और माइनस में ले लेंगे, और जो हमारी ग्राफ से वैल्यू मतलब टेबल से वैल्यू आ रही है ना, वो इसके दरमियान लाया करनी चाहिए। अगर इसके दरमियान लाया कर रही है तो उसका मतलब ये कि हमारा जो ये रैंडम नंबर्स थे ये सही थे, मतलब कि ये वाले जो रैंडम नंबर्स थे ये सही थे बस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया है।